Good morning. Good morning, sir. How are you? एक छोटा सा ना क्वेश्चन था, अभी प्रतीक पांडे ने डिमांड किया। क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूं मैं। अ चार्ज प्लस क्यू is placed at a distance d from a conducting cube. Find out strength of electric field due to charge induced in Q. एक बार चेक करता हूं मैं लैंग्वेज क्वेश्चन की, शायद यही थी। इन्होंने कहा है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सॉरी, ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर डिस्टेंस डी जो होगा वो सेंटर से होगा ना? हाँ, सेंटर से होगा डिस्टेंस। हाँ तो सर के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। ऐसा क्यों? एट द सेंटर ऑफ क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज appearing on surface. सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है? नहीं बेटा, ये जो है ये बच्चे ने डिमांड किया है, प्रतीक ने, उसका क्वेश्चन है ये, और मेरे ख्याल से ये एससीबी में है। यस सर। ठीक, अब देखो ना इस क्वेश्चन की जो बैकग्राउंड है, क्वेश्चन की मैं एक बार लैंग्वेज पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि सम पीपल दे केम लेट, तो वो ध्यान से सुने। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d from a conducting tube. ये जो डिस्टेंस है ना, ये फ्रॉम द सेंटर। फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। ठीक, तो उससे पहले मैं इस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ रहा हूं। मैंने अपने असाइनमेंट में, याद करो, एक क्वेश्चन लिया है QP इक्वल टू Q 1 माइनस 1 अपॉन K। देखा किसी ने ये? QP क्या होता है ना, गिवन चार्ज, और QP होता है पोलराइज्ड चार्ज या इंड्यूस्ड चार्ज। फॉर कंडक्टर के केस में ना, द वैल्यू ऑफ द QP इक्वल टू Q, कंडक्टर में इंड्यूस्ड चार्ज गिवन चार्ज के बराबर होता है। क्यों? बिकॉज इट हैज फ्री चार्जेस, इसमें फ्री चार्ज होता है, इसीलिए इंड्यूस्ड चार्ज, यानी कि अगर मैं मानकर चलूं मेरे पास में ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर पे, याद करो हमने गॉस थ्योरम में डिस्कस भी किया, प्लस क्यू चार्ज यहां रख दिया तो मैं इसकी डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर्स बना सकता हूं, और उस लेयर में जब मैंने चार्ज यहां रखा तो इंड्यूस चार्ज होगा यहां पर माइनस क्यू, आउटर पे हो जाएगा प्लस क्यू, फिर यहां पर माइनस क्यू, फिर यहां पे प्लस क्यू, फिर यहां पर माइनस क्यू, देन आफ्टर यहां पर प्लस क्यू। आप किसी भी क्लोज सरफेस में देखोगे
तो नेट चार्ज क्या होता है ना, हमेशा जीरो रहता है। देख लो प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर, इसमें देख लो प्लस क्यू माइनस क्यू और ये दोनों पहले से बराबर। तो इसीलिए कंडक्टर में जब कभी भी चार्ज आप रखोगे तो वो हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे अपीयर होता है। अब आपने क्या कहा कि आपके पास में क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर से डी डिस्टेंस पर इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर, ये इसका सेंटर है, यहां पर आपने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो जब आप यहां पे प्लस क्यू चार्ज रख दोगे तो क्या होगा कि इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा। इधर जो चार्ज आएगा सर वो होगा माइनस का क्यू, ये जो चार्ज आएगा ये सर ये आएगा माइनस का, और इधर जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस का। तो ये ठीक है। और क्यू की वैल्यू क्यूपी जो इंड्यूस चार्ज है ये क्यू के इक्वल है। क्लियर? प्रतीक पांडे आ गए। इज दिस क्लियर? अब ये जो डिस्टेंस है ये डी है, क्लियर? सेंटर पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बच्चों, वो होता है जीरो किसी भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए। कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में प्रतीक पांडे, यस सर। आपका वाला क्वेश्चन डील कर रहा था मैं। यस सर। ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो आपने डिमांड करी थी, और उसको मैंने बेस में लेकर चलने के लिए पहले की इक्वेशन दिखाई, QP इक्वल टू Q1 माइनस 1 अपॉन K। मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों ने ये इक्वेशन प्रूव करके रखी होगी अपने पास। QP इक्वल टू Q1 माइनस 1 अपॉन K। K यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यस सर। ये जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। QP का मतलब होता है इंड्यूस चार्ज और पोलराइज्ड चार्ज। Q होता है वो चार्ज जो आपने ऑब्जेक्ट को गिवन किया है। कंडक्टर के केस में क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्ज होता है, तो जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी चार्ज रखोगे वो सारा का सारा सरफेस पे शिफ्ट होता है, और कहीं पर भी किसी भी क्रॉस सेक्शन में बना हुआ इंड्यूस चार्ज गिवन चार्ज के इक्वल होता है। इसीलिए मेटल के लिए K की वैल्यू इंफिनिटी है। तो जब आपने कहा कि आपके पास में क्यूब है और क्यूब के पास में आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज जाएगा माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा, यहाँ पे इंड्यूस चार्ज जाएगा प्लस क्यू। इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर मैं इस क्यूपी की वैल्यू को देखूं, ये क्यूपी या इस प्लस क्यू की वैल्यू को देखूं इंडिविजुअली, तो सर क्यूपी की वैल्यू क्यू के इक्वल है, तो इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डी स्क्वायर। गॉट इट? अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप देख सकते हो ये वाला चार्ज है QP, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ QP अपॉन डी स्क्वायर। तो ये ठीक है। गॉट इट? इस QP की वैल्यू क्योंकि Q के इक्वल है, इसीलिए आप कह सकते हो द रिजल्ट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डी स्क्वायर। इज दिस क्लियर? सेंस प्रतीक हितांश, यस सर। बात समझ में आई? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट? एनीवन? एनीवन? अंश, अरीवा, दिवांश, फैज, फवाज, हितांश, हर्षिता? नोट कर लें ये वाला या नहीं? जी सर। सर नोट कर लें ये वाला क्वेश्चन या नहीं? हाँ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस बीच में अगर किसी और के पास में कोई डाउट हो देन यू प्लीज सेंड द फोटोग्राफ। आप लोगों ने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली बच्चों? सर चैप्टर 2 की
चैप्टर 1 तो हो ही गया इस समय। हाँ, चैप्टर 2 में भी अभी तो कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट पीरियड में बेटा चैप्टर 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो मैं मैसेज लिखते समय ना गलती से मैंने गलत लिख दिया, इस टाइम पर हमें करना था चैप्टर 2, कोई नहीं, अभी चैप्टर 2 हम 7th पीरियड में करेंगे उसके क्वेश्चंस। तो ये बताइए, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज फील्ड गॉस लॉ ये सबने डिस्कस कर लिया, कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा है तो हम क्या एक ऑनलाइन टेस्ट रख सकते हैं इस चैप्टर का? सर अभी गॉस लॉ वाली असाइनमेंट बची है आधी, और उससे फील्ड स्ट्रेंथ वाली असाइनमेंट आधी बची है। ठीक है, तो मतलब मैं मान के चलूं कि हम नेक्स्ट मंडे को कंफर्टेबली इस यूनिट को कंप्लीट कर पाएंगे, और उसके बाद में हम इसका एक टेस्ट रखेंगे, चैप्टर वाइज रखेंगे। फील्ड और कूलम्स लॉ अलग रखेंगे, गॉस लॉ बिल्कुल अलग, पोटेंशियल बिल्कुल अलग, और कैपेसिटेंस बिल्कुल अलग। और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल पे जाने से पहले बच्चों, एक बार मैं कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में जितने डाउट होंगे वो सारे अलग से 2-2 पीरियड 3-3 पीरियड देते हैं, वो डिस्कस करना चाहूंगा। सबने नोट कर लिया बच्चों? ये प्रोसीड करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? 1 मिनट। May I continue? Someone was writing it. Is this over? Noted? 1 मिनट। बेटा डन? देवांश यस सर। बताया करो बेटा कि हो गया। अब देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, जरा कोशिश करिए। ये फील्ड लाइन पर और उसी पर बेस्ड है। आप प्लस क्यू चार्ज is placed at distance x from two parallel conducting sheets placed fixed, हाँ ये fixed है। What will happen if sheets are made free? And draw the field lines due to this system when sheets are fixed. डायग्राम दे रहा हूं क्वेश्चन का। This is the sheet 1, this is the sheet 2. These are fixed, and a charge plus q
is placed at a distance of x. आपसे कहा जाता है कि अगर इन दोनों को रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, और अगर ये ऐसे ही हैं तो इनके लिए फील्ड लाइन का पैटर्न क्या है, कीजिए और अपने अपने सॉल्यूशंस बनाकर भेजिए। इस बीच में अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, मोस्ट वेलकम। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए शिरपाल। हाँ सोनी बेटा, एनी क्वेश्चन विच यू आर हैविंग? साक्षी, देवांश, हितांश, फवाज। हितांश ने क्वेश्चन भेजा है। ओहो, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने कंबाइन, क्यों भाई? ठीक है, इसके बाद में यही क्वेश्चन लेके चलते हैं हितांश। नोटेड? क्वेश्चन नोट कर लिया? डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, इसके डायग्राम के सॉल्यूशंस बनाकर भेजना शुरू कीजिए। These are the two conducting sheets which are made fixed. ये दो कंडक्टिंग शीट हैं जो फिक्स रखी गई हैं। इनके बिल्कुल सामने एक्स डिस्टेंस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। आपसे कहा जाता है कि अगर ये शीट्स को फ्री कर दिया जाए तो क्या होगा? एनीवन? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? अरीवा बेटा, गलत या सही की चिंता मत करना, ग्रुप में मत भेजना, मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना। सोनी, साक्षी, उत्कर्ष, प्रतीक, हर्षिता, हितांश, फवाज, फैज, देवांश, अरीवा, अभिनव, अंश। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। When charge is placed at distance x, तो सर मेरे पास में फर्स्ट शीट ये थी और आपको कहा गया ये कंडक्टिंग शीट्स हैं, ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स हैं। अगर मैं मान के चलूं कि मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज यहां रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ x, तो फील्ड लाइंस हमेशा मेटेलिक सरफेस पे ना परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है।
तो इसके ऊपर फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से इंसिडेंट होंगे। आप देख सकते हो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास में यहां पर क्या होगा, नेगेटिव इंड्यूस करेगा। और मैंने आपसे कहा कि जो पोलराइज चार्ज होता है क्यूपी, ये गिवन चार्ज के इक्वल होता है फॉर द मेटल। फॉर मेटल Q इक्वल टू QP, यानी कि पोलराइज चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द गिवन चार्ज। अगर इधर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आया तो यहां पर पॉजिटिव होगा, इसका E इनसाइड 0 रहेगा, यानी कि फील्ड लाइंस यहां पर नहीं हो सकती। अगर इधर पॉजिटिव आएगा तो इसकी वजह से इंडक्शन से यहां पर नेगेटिव डेवलप होगा और इसके आउटर में पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं फील्ड लाइंस को फिर से शो करूं तो इन दोनों शीट्स के बीच में फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखाई देंगे। दिस इज द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस। यहां से आप चाहें तो फील्ड को स्ट्रेट दिखा सकते हैं, लेकिन यहां पर एक नया मैकेनिज्म आता है जिसके बारे में मैं अगले क्वेश्चन में डील करूंगा। ठीक, अब ये कहते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ द शीट्स आर रिलीज्ड। इफ sheets are released, then due to opposite polarity, ये देख सकते हैं developed on inner face of the sheets, they attract. They will attract each other. So come closer. कहिए जी, इतनी बात समझ में आई? Is this clear? Yes. ठीक है, तो अगर मैं इन शीट्स को रिलीज कर दूंगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है और वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और सेकंड पार्ट का आंसर ये बनी गया, ये फील्ड लाइंस का पैटर्न। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि फील्ड लाइंस के पैटर्न को अगर आप और भी दिखाना चाहो तो कैसे दिखा सकते हो? मान लीजिए, ये मेरे ख्याल से मैंने क्लासरूम में डिस्कस भी किया है, इलेक्ट्रिकल इमेज का मेथड याद है क्यों भाई? अगर मैं यहां Yes, पे, हाँ जी, someone was saying something. sir, I was saying yes, sir. ओके, इलेक्ट्रिकल इमेज बताइए ना। Yes, sir, बताइए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। और यही मेथड होता है, याद करो मैंने तब ये भी कहा होगा शायद, ये फोटोस्टेट करने का मेथड होता है। और मैंने फोटोस्टेट की मशीन की वर्किंग होमवर्क में दी थी, आज ढूंढिएगा। ठीक है, इसे हटाता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, जरा करने की कोशिश कीजिए। इसका डायग्राम बनाकर भेजेंगे सारे लोग। हितांश, आपका क्वेश्चन अभी लेता हूँ बस। सर एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा बिल्कुल अभी बताता हूँ, बस एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि सारे लोग काम में एंगेज हो जाए। मैंने देखा था आपका लिंक टूट गया था। 3 आइडेंटिकल बॉल्स, each of mass m and charge q are suspended by 3 equal length threads from same point. If distance between them due to mutual repulsion is r,
then find magnitude of charge on each. लीजिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन था बेटा। इसमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है, क्योंकि आपसे कहा गया ये मेटेलिक है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। नंबर वन कंसेप्ट क्या लिया था, फील्ड लाइंस perpendicular to sheet, perpendicular to metal. Number two, field lines never pass through metal. इसीलिए फील्ड यहाँ पे डिसकंटिन्यू हुआ। तो आपने देखा कि ये प्लस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड लाइन इस पर आकर इंसिडेंट हुई, फिर फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ पहुंच गई। ठीक, अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सो दे विल बी डेफिनेटली अट्रैक्टिंग ईच अदर। गॉट इट? क्लियर? यस सर। इस वाले क्वेश्चन का डायग्राम बनाकर भेजें जल्दी से। These are the three identical balls. Identical balls जिनमें हर एक का मास m है, चार्ज q है, सस्पेंड किया गया 3 इक्वल लेंथ थ्रेड L से फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज है तो इनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन फोर्स होगा, जिसकी वजह से डिस्टेंस r हो गई। आपने फाइंड आउट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इमेज। कीजिए। Anyone has drawn the diagram? Dansh, diagram बनाया इसका? Yes, sir. बनाइए, भेजिए। साक्षी? यस सर, डायग्राम बन गया। भेज दीजिए। अरीबा डायग्राम भेजो। गलत या सही की चिंता मत करना, मैं ये नहीं बोलूंगा गलत है आपका या सही है। आप सीधे क्वेश्चन का वो भेजो, ठीक है, और उस पर हम डिस्कस करेंगे फिर। तुमने डायग्राम बनाकर भेजा। साक्षी ने भी भेज दिया। इसमें पता क्या होगा, इसमें होगा एक मिनट, मुझे लगता है 7th पीरियड के लिए नोटिस भेजना होगा, क्योंकि ये इतना का अगर इसमें देखो ना तो ये 3 वॉल्स हैं सर, हाँ सर mg r square upon 3k।
अच्छा ये बताओ, जो शेप होगी वो शेप कैसी होगी, फिगर कैसी होगी? सर ट्राइपॉड की तरह। ट्राइपॉड की तरह। अच्छा उस ट्राइपॉड में जो बेस होगा, उस बेस की बेस को कैसे डिफाइन करोगे? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो। बहुत बढ़िया। उसमें वन बॉल इज हियर, अनदर बॉल इज हियर एंड थर्ड बॉल इज समवेयर हियर। ठीक। अब अगर जनाब मैं इनके बीच में फोर्सेस को डिफाइन करूं, देखो इस पर हर एक बॉल पर दो फोर्स लगेंगे, सॉरी हर एक बॉल पर दो फोर्स लगेंगे। इसका एक फोर्स ये गया और इसकी वजह से इस पे एक फोर्स ये आया। सर आंसर क्या है इसका? आंसर अभी बता रहा हूं मैं, ठहर जाओ, क्योंकि आंसर तो याद नहीं है मुझे। एक फोर्स किया गया, इसी तरह से इस पर ये फोर्स आया और इस पर ये फोर्स आया, तो ये ठीक है। अब जरा गौर से देखना, ये टी होगा, यहां पर mg होगा, तो ये ठीक है। अच्छा ये बताओ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? हाउ मच इज द एंगल हियर? 60। सॉरी ये वाला एंगल नहीं, ये वाला, ये लाइन, इस लाइन का एंगल कितना होगा? इस एंगल है 60 डिग्री। तो 30। 60 इक्विलेटर ट्रायंगल है बॉटम पर, नहीं नहीं, उसका तो सर 60 ही होगा। और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। यस सर। अब ये जो टेंशन है, इस टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, सेकंड कंपोनेंट कहां होगा? सेकंड कंपोनेंट सर में इधर आएगा होगा, टी साइन थीटा। ठीक। ठीक, क्लियर, गॉट इट। और वो जो टी साइन थीटा होगा, वो ये जो फोर्स आ रहा है, अगर मैं इस बॉल का नाम रखूं 2, इसका नाम रखूं 1, इसका नाम रखूं 3, तो इसने इस पे फोर्स दिया F1, इसने इस पे फोर्स दिया F3, इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल आएगा यहां पर, तो ये ठीक है। और वो टी साइन थीटा इससे बैलेंस होगा, तो ये ठीक है, गॉट इट, Yes. गॉट इट, कहिए ठीक है। यस सर। क्लियर। अब इस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये थीटा जो है ना, स्ट्रिंग के साथ में बनना होगा, ये थीटा। तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे, पता है ये रिजल्टेंट अगर मैं F13 लिख दूं, तो F13 की वैल्यू कितनी होगी? समझ, F1√3, ये ठीक है, गॉट इट, क्यों जी? कैसे? कैसे? रिजल्टेंट की इक्वेशन लगाओ, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 cos 60 1/2। यस सर। ये जो मेरे प्यारे बाकी बच्चे लोग हैं, इनकी समझ में आ रहा है? उत्कर्ष, प्रतीक, फवाज, फैज, दिवांश, अरीबा, सोनी, हितांश, साक्षी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बेटा Yes. मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूँ आप लोगों से, आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। अगर कभी भी किसी भी टॉपिक में डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, करने में दिक्कत आ रही है, सर वो चैप्टर फिर से करा देना। क्वेश्चन से जितने कर सकते हो फवाज, उतने कर लो बेटा। जहां क्वेश्चन में दिक्कत आया करे तुरंत पूछ लिया करो। इस मामले में थोड़े से हमारे देवांश जी बड़े अच्छे हैं, कभी कभार बस ये अपना थोड़ा सा ध्यान नहीं लगाते हैं, अदरवाइज इनका डाउट क्लियरिंग बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम है उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो उनके पेट में दर्द रहेगा, होना चाहिए। ठीक, तो जिस बच्चे को भी ऐसी परेशानी होती है बेटा, थोड़ा सा भी लगे, आप देखो क्लास में हो, क्लास का मतलब आपको डिस्कशन करना है, डिस्कशन करो जमकर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से कंफर्टेबल रहते हुए डिस्कशन करो जितना अपने घर में रह के मम्मी पापा से बात करते हुए करते हो।
यहाँ साहब मेरे को ये वाली बात समझ में नहीं आई, नहीं आई तो बताना, मेरा काम है और मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, f1 और f3 सेम है, तो ये हो जाएगा f1/√3। तो ये ठीक है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। यस सर। अब मैं हितांश का क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ क्योंकि मीटिंग ओवर होने में ज्यादा देर नहीं है। इसके बाद में आप लोग रिज्वाइन करोगे कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की एक्सरसाइज के लिए। हितांश जी आपका क्वेश्चन है, सर इसका आंसर तो बता दीजिए। इसका आंसर आप सॉल्व करके दीजिएगा, ये वाली थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर। ये ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे इक्वल लेंथ है, ठीक है। और बताऊं आपको, आप मुझे इसका भी प्रूफ करके भेजेंगे सर, QP = Q1 - 1/k। नहीं हो पाएगा तो कल मुझसे, कल भी मेरे 2 पीरियड है, कल है 4th पीरियड और 6th पीरियड, कल भी आप मेरे से एक पीरियड में पिछला रिवीजन करवाओ और एक चैप्टर में आगे का पढ़ो एक पीरियड में, ठीक है। इससे कभी भी सिलेबस ही पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। देखो सिलेबस भी कंप्लीट करना है हमें, और हमें अपना सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो ना तो मैं सिलेबस में स्पीड देना चाहता हूँ और ना ही मैं सब्जेक्ट को ओवरलोड करना चाहता हूँ। एकम एक टॉपिक 1 टू लास्ट टॉपिक सर आपकी बुक में से, आपके कैरिकुलम में से कवर होगा क्लास में। You will not be remain less informed, I'm telling you, ठीक। हितांश जी का जो क्वेश्चन आया है ये है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूँ, अगर मीटिंग ओवर हो जाए तो रिज्वाइन करेंगे जल्दी से। यहाँ पर 2 शीट दे रखी है, ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन्ड, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन किया गया एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्लियर। ये कहते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, द वैल्यू ऑफ द E is given 1000 न्यूटन पर कूलम एंड द डिस्टेंस इज गिवन 0.02 मीटर, ठीक। ये कहते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो V = लग जाएगी इक्वेशन P/D, दिस इज द वेरी मच ओके। अब ये कहते हैं कि विद व्हाट वेलोसिटी एन इलेक्ट्रॉन विल प्रोजेक्टेड, अब जरा गौर से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन को फेंका जाए, इसी लाइन में छोड़ोगे आप, आपसे कहता है इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ा जाए कि सो दैट इट मे रीच टू द अपर प्लेट। अब जरा गौर से देखना, जब आप इसे छोड़ोगे ना तो इस बात का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव से रिपेल होगा, क्यों जी, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपेल होगा, और रिपेल होने के बाद में अपने पाथ को रिट्रेस करता हुआ वापस आएगा, क्लियर। इस बात का मतलब यहां पर पहुंचने पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, गॉट इट, क्लियर। अगर रिट्रेस करने जा रहा है अपने पाथ को, तो वहां पर जैसे उसके क्लोजेस्ट में पहुंचेगा तुरंत उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। आप यहाँ पे अप्लाई करोगे v² = u² - 2as, s के बदले आ जाएगा d, v की वैल्यू हो गई 0, u² - 2, f के बदले लगा देना, a के बदले लगा देना f/m, और s के बदले आ जाएगा मेरे बच्चों d। यहां पर u² की वैल्यू हो जाएगी 2qe d/m, तो ये ठीक है। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। दूसरा इसका मेथड आप क्या लगा सकते हो, देखो इसका सेकंड मेथड भी होगा हितांश। सेकंड मेथड क्या होगा कि वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन का मतलब हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज v * q = 1/2m v final square minus 1/m v initial square। यहां पर वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो रहा है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहां पर v फाइनल की वैल्यू बेटा 0 रहेगी। आप यहां से देखो और यहां से देखो, दोनों तरफ से आंसर एक ही बनेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? बात समझ में आई बेटा? हितांश, अरीबा, सर पर हमने ये कैसे अज्यूम किया कि नीचे वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी और ऊपर वाली नेगेटिवली चार्ज्ड होगी? डायग्राम में देखो, तुम्हारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है वो डाउन से अप दे रखी है? ओके सर। आई बस समझ में। फिर ये कहते हैं Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री। अब अगर मैं इसे 60 डिग्री के एंगल पे फेंक दूं तो ये प्रोजेक्टाइल का केस बन गया सर। अब इसे ऐसे करके थ्रो किया जाएगा, तो ये कहते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी होगी।
तो इट इज एंगल फील्ड की डायरेक्शन से, अब देखो फील्ड ये रहा, सॉरी ये फील्ड है और फील्ड की डायरेक्शन से 60 डिग्री पे थ्रो किया गया है। ये ई है, यहां से 60 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। क्लियर? कहते हैं कि अगर इसको 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए तो बताओ ये कितनी हाइट पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट बतानी है आपको, क्यों जी? तो मैक्सिमम हाइट यानी कि ऐसा होगा कि जब आप इसे 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे तो ऊपर वाली प्लेट क्योंकि नेगेटिव है, नीचे वाली पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगी, तो वो जगह जहां से ये अपने पाथ को कर्व करता हुआ नीचे ले आएगा, तो वो हाइट जो बनेगी ना वो मैक्सिमम हाइट बनेगी। ये ठीक है? तो उस कंडीशन में इक्वेशन लगाओगे h इक्वल टू u बाई टी माइनस 1/2 a बाई टी स्क्वायर, या फिर अगर इसमें टाइम की वैल्यू में अगर प्रॉब्लम आए तो आप अप्लाई करोगे v बाई स्क्वायर इक्वल टू u बाई स्क्वायर माइनस 2gh, और इस कंडीशन में h की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और